चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राकेश टिकैत बोले, देश में अब नागपुरिया और भारतीय हिंदू। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुओं को दो कैटेगरी में बांटा, भगवान राम आस्था का विषय। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि भारत में दो तरह के हिंदू हैं, नागपुरिया और भारतीय हिंदू। बीजेपी और आरएसएस ने देश के हिंदुओं को दो कैटेगरी में बांट दिया है। भगवान राम भारतीयों के लिए आस्था का विषय है, उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पीटीआई से बातचीत में टिकैत ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर गांवों में मंदिरों पर कब्जा कर लेंगे। राम हमारे दिलों में है, गांव में लोगों से ज्यादा राम का नाम कोई नहीं लेता। जब वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो अब भी राम राम कहते हैं, नमस्ते और प्रणाम नहीं करते। आरएसएस और बीजेपी राम को राजनीति से क्यों जोड़ रही है? कोई हिंदू जो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करता तो क्या वह राम मंदिर नहीं जा सकता? केवल बीजेपी का सपोर्ट करने वाले ही जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विज्ञापन मामला, पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी। रामदेव बोले, काम के उत्साह में ऐसा हो गया। कोर्ट ने कहा, आप इतने मासूम तो नहीं। जी हां दोस्तों, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमनतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं, हमें पछतावा है, हम जनता के बीच माफी मांगने को भी तैयार हैं। जस्टिस कोहली ने कहा कि आपने योग के लिए बहुत कुछ किया है, आपका सम्मान है, लेकिन आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है, परम आदरणीय जज साहिब महोदया, अनकंडीशनली जो भी हमसे हुआ हम अपोलाइज किए हैं। जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीजें हैं। लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं, घरेलू पद्धतियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नानी के नुस्खे भी। आप अपनी पद्धतियों के लिए दूसरों को गलत क्यों बता रहे हैं? रामदेव ने कहा कि किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए, तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किए हैं। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। आपको 7 दिन का समय देते हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे। आप दोनों उस दिन भी कोर्ट में मौजूद रहें। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या बाबा रामदेव के साथ जो हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, मोदी 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली है। केरल में रोड शो के दौरान कहा, आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट कर रही हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 दिन के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज कांजीकोड के कोडियाधुर में रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बन गए हैं। मोदी में देश चलाने की समझ नहीं है, उनका काम लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। जब लोग कोविड से मर रहे थे तब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ। इस पर मीडिया ने उन्हें जीनियस कहा। अगर देश के किसी अन्य नागरिक ने थाली बजाओ कहा होता तो उसे लाठियों से पीटा जाता या जेल में डाल दिया जाता। इसके अलावा एनआई को दिए इंटरव्यू में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर मोदी के जवाब पर राहुल ने कहा कि वह कहते हैं कि राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसी स्कीम लाई गई थी। अगर ऐसा था तो नाम क्यों छिपाए रखे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा सामने आना चाहिए, इसे कौन रोक रहा था? क्यों रोक रहा था? यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्ता मांगने की योजना है। वैसे दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? क्या नरेंद्र मोदी 5-6 बिजनेसमैन की कठपुतली हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यूपीएससी का रिजल्ट जारी। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव टॉपर। 1016 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही है आईपीएस अफसर। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। 1016 कैंडिडेट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस और आईएफएस के लिए चुने गए हैं। 180 आईएएस और 200 आईपीएस अफसर बनेंगे। दोस्तों, लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। वहीं अभिषेक प्रधान दूसरी और अनैया रेड्डी को तीसरी रैंक हासिल हुई। कैंडिडेट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही आईपीएस ऑफिसर हैं। रैंक 1 हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव, रैंक 4 पीके सिद्धार्थ राजकुमार और रैंक 5 वाली रूहानी हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में
आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अभद्र टिप्पणी मामले में रणदीप सुरजेवाला पर इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही, 2 दिन नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में चुनाव आयोग ने कार्यवाही की है। कार्यवाही के तहत आयोग ने सुरजेवाला को 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने यह हिदायत दी है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के बारे में टिप्पणी के लिए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग ने पहले कारण बताओ नोटिस भेजा था। वहीं अब कार्यवाही करते हुए उन्हें चुनाव प्रचार से 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आर्थिक तंगहाली में भी पाकिस्तान ने बढ़ाए परमाणु हथियार, अमेरिकी अधिकारी का खुलासा। भारत से विवाद के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज किया। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा है। इसका खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूस ने अमेरिकी कांग्रेस को यह जानकारी दी है कि क्रूस के मुताबिक पिछले साल भारत के साथ बढ़ते विवाद के बीच पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज किया। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मटेरियल और उसके कमांड और कंट्रोल की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने मध्यम दूरी की अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर थी। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान की एक तरफ तो जनता भूखे मर रही है, वहां पर जमकर भूखमरी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ अपने हथियारों को बढ़ाने पर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आपसे सीधा संवाद अब संभव नहीं, एलजी का सीएम केजरीवाल को खुला पत्र, आतिशी पर भी जमकर बरसे। जी हां दोस्तों, राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पानी की समस्या से जुड़ी बीते 7 साल की न्यूज सामग्री को संलग्न कर ओपन लेटर जारी किया है। उपराज्यपाल ने लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं है, इसलिए आपको खुला पत्र लिखने के लिए बाध्य हूं। यकीन है कि आप पीड़ा के इन शब्दों को पढ़ने के लिए समाचार और लाइब्रेरी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उपराज्यपाल ने मंत्री आतिशी द्वारा पानी के संकट को लेकर लिखे पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखा कि पानी की समस्या को उजागर कर आतिशी ने 9 साल से अधिक की अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया। उनका नोट प्रथम दृष्टया अपनी ही सरकार की पिछली लगभग 10 वर्षों की निष्क्रियता और अक्षमता की स्वीकारोक्ति है। आतिशी का पत्र मुझ तक पहुंचने से पहले सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टूट सकता है हार्दिक पांड्या के T20 विश्व कप खेलने का सपना, चयनकर्ता नाकुश द्रविड़ और रोहित का रुख भी है सख्त। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए आईसीसी T20 विश्व कप टीम में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। चोट की वजह से लंबे समय से बाहर चल रहे इस खिलाड़ी का प्रदर्शन मौजूदा सीजन में औसत रहा। चयनकर्ताओं की भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के साथ हुई बैठक के बाद जो बातें निकल कर आई हैं वो इस ऑलराउंडर की राह को कठिन कर रही हैं। दरअसल दोस्तों आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन इसी साल आईपीएल के बाद अमेरिका और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में किया जाना है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर के लिए यह टूर्नामेंट खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। वजह है उनका मौजूदा प्रदर्शन, जो कि चयनकर्ताओं, कप्तान और कोच की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में हुई बैठक में गेंदबाजी को लेकर चर्चा हुई। बतौर गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शराब निधि केस में ईडी की 17वीं गिरफ्तारी। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज करने वाले को पकड़ा। रिश्वत के 45 करोड़ रुपए इलेक्शन में इस्तेमाल किए थे। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। उनकी पहचान चंद्रप्रीत सिंह के रूप में हुई है। चंद्रप्रीत ने 2022 गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज किया था। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चंद्रप्रीत को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने चंद्रप्रीत को 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी की इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और कई शराब बिजनेसमैन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान मध्य प्रदेश में 3 दिन तक तेज गर्मी का अनुमान। 19 अप्रैल से फिर आंधी बारिश का दौर। 3 राज्यों में आज हीट वेव का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर गर्मी का असर पड़ना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज से 3 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। यहां 19 अप्रैल से फिर से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में आज से तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और
आंध्र प्रदेश में आज हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के कई जिलों में तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत पे को साल भर बाद मिला सीईओ, नलिनी नेगी को मिली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, भारत पे ने आखिरकार लगभग 1 साल और 3 महीने बाद कंपनी का नया सीईओ चुन लिया है। समीर सुहेल द्वारा जनवरी 2023 में इस्तीफा देने के बाद से ही यह पद खाली था। अब नलिनी नेगी भारत पे की नई सीईओ होंगे। नलिनी नेगी ने भारत पे को साल 2022 में ज्वाइन किया था। समीर सुहेल के जाने के बाद से वह ही कंपनी की अंतरिम सीईओ और सीएफओ की जिम्मेदारी उठा रहे थे। अब कंपनी ने आधिकारिक रूप से उनके नाम का ऐलान कर दिया है।